हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पार्ट नंबर 2, अनट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अनट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अनट्रेडिशनल सोर्सेज क्या होते हैं कि जो अभी नए नए आए हैं, ठीक है, नए नए न्यू सोर्सेज हैं ना, जो अभी हमारे पास न्यू सोर्सेज आए हैं वो कौन से हुए, अनट्रेडिशनल। जैसे लाइक एग्जांपल लें हम, सोलर एनर्जी एंड सी एनर्जी, ठीक है, ETC। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे अनट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भाई हमारे डे बाई डे हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, और हमारे पास जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हैं, जिससे कि वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये नए नए सोर्सेज की खोज की गई, जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। क्या होता है? सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। क्या करते हैं? सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सनलाइट हमारी लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सूरज हमारा अभी बहुत ज़्यादा मतलब करोड़ों और वो साल चलने वाला है, जिससे कि ये जल्दी इसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होगी और हमें सनलाइट लगातार मिलती रहेगी। सोलर एनर्जी में क्या करते हैं? सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ यूज़ या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास होता है सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर, सोलर कुकर यानी सौर कुकर। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सनलाइट है उसको एक शीशे से पास कराया जाता है, और देन उसे जो भी हमें पकाना होता है उस पर फोकस रखा जाता है, जिससे कि जो सनलाइट है वो हमें उसे हीट कर देती है, ठीक है। खाने का टेम्परेचर बढ़ाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो हमारा खाना बन जाता है या पक जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर पैनल। हमने आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं आज के टाइम में। आपने बहुत जगह देखा होगा भी सोलर पैनल्स लोग लगवा लेते हैं, क्योंकि वो बिजली जो हमारे पास आ रही है वो एक लिमिटेड है। लोग अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम सोलर पैनल पे डिपेंड करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें अधिक से अधिक इसका यूज़ करना चाहिए। पर सोलर पैनलों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। इट्स टू कॉस्टली। ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है। इको फ्रेंडली होता है, यानी कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता, वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं करता है। और तीसरी जो इसके साथ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है इसके साथ, कि ये इसको बनाने के लिए ना हमें सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो सेल्स बनती हैं वो बनती हैं सिलिकॉन की, और सिलिकॉन हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, तो एक तरीके से ये भी एक लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि
आपके पास जो मटेरियल है इस पैनल्स को बनाने के लिए वो एक लिमिटेड है, और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, क्योंकि जो इसके वायर्स होते हैं वो एक्चुअली सिल्वर या चांदी के होते हैं, क्योंकि चांदी, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि उसको हमें लेके जाने के लिए हमें सिल्वर के वायर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा जो एनर्जी का वेस्ट ऑफ एनर्जी है वो कम से कम हो। सोलर पैनल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, हाउस होल्ड, घरों में होता है, एंड बहुत सारे खिलौनों में होता है ना, टॉयज़ में, ईटी, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स में होता है, हाउस होल्ड यानी घरों में होता है, और खिलौनों में होता है, बच्चों के खेलने वाले खिलौनों में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम सी, ठीक है, समुद्रों से ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा, समुद्रों से एनर्जी किस किस फॉर्म में निकाली जाती है? पहला आता है ज्वारीय, ठीक है, टाइडल एनर्जी। इसमें क्या होता है भाई, जो हमारा ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है, लाइक ऐसे वेव उठ रही हैं हमारे पास, क्या होता है यहाँ पे ना, टर्बाइंस लगाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी टर्बाइंस। जब ये पानी आता है तो ये टर्बाइन घूमती हैं, ठीक है, टर्बाइन घूमी, और जब ये पानी वापस भी जाएगा समुद्र की तरफ तो दोबारा टर्बाइन घूमेगी। जो ये टर्बाइन घूम रही है इससे फिर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। ज्वारीय भाटा यानी कि ज्वार भाटा से इलेक्ट्रिसिटी की बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। यानी ज्वार भाटा से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, टाइडल एनर्जी। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ज्वार भाटा ना दिन में सिर्फ 2 ही बार आता है, ठीक है, आता है दिन में 2 ही बार आता है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कहीं कहीं पे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा। जहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी हम वहीं पर अपनी टर्बाइंस लगा सकते हैं, ठीक है। हर कहीं पे हम अपनी टर्बाइंस नहीं लगा सकते। जहाँ पे हमारे पास ज्वार भाटा की फ्रीक्वेंसी कम होगी हम वहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वहाँ लगाएंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। इस वजह से इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। दूसरा आता है हमारे पास वेव एनर्जी। आता है तरंग ऊर्जा। समुद्र में क्या होता है कि लहरें उठती हैं, तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और सोचा कि लहरों से ही क्यों ना एक हम फॉर्म ऑफ एनर्जी बना लिया जाए, इन लहरों को ही हम यूज करके अपनी एनर्जी बना लें। तो क्या करा, वो लहर आती हैं, बड़ी बड़ी लहर आती हैं, तो जो लहर आती है उनसे हम फिर टर्बाइन्स घुमाते हैं, और जब जब टर्बाइन घूमेगी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बनाई जाती है। तीसरी आती है हमें नेक्स्ट आता है हमारे पास महासागरीय तापीय ऊर्जा, यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या होता है
कि जो समुद्र का जो ऊपर वाला पानी है वो होता है कि भाई धूप उस पर पड़ती रहती है तो वो गर्म हो जाता है, और नीचे वाला ठंडा रहता है। तो इसी चीज़ को यूज करके एक पावर प्लांट बनाया गया जिसको बोलते हैं हम OTEC, ठीक है, यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है। यानी कि जब आपके समुद्र के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और उसके जो नीचे का पानी है वो ठंडा होता है, तो इसी डिफरेंस का यूज़ करके हमने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बना ली जिसे हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। और OTEC क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है, जहाँ पे ये OTEC इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। जो प्लांट होता है उसका नाम बोला जाता है OTEC। इसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कम से कम मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे सरफेस और जो नीचे वाला पानी है उसके बीच में कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए। इससे जो एनर्जी मिलती है उसका यूज क्या करते हैं हम? उससे हम अमोनिया जैसे पदार्थों को उबालने के लिए यूज करते हैं। अमोनिया उबालते हैं, उससे भाप बनाते हैं, फिर टरबाइन चलाते हैं, फिर उसी भाप को ठंडा करके फिर वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। एक ये प्रोसेस चलता रहता है, लगातार प्रोसेस चलता रहता है। इस वजह से एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये एक इको फ्रेंडली है। ओशियंस में ना, हमारे समुद्रों में इतनी एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो हमारी पूरी पृथ्वी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी है भी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है, यानी कि वो बहुत कॉस्टली होती है। अगर वो हम उसको कॉस्टली को यूज करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है उसके दाम बढ़ जाएंगे, उसकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट इसकी बहुत कम है। इस वजह से इसमें एक बहुत लिमिटेड है, जिससे कि हम ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में हम यूज़ कर पाते हैं इसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास भूतापीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है भाई, ज़मीन के अंदर ना, हमारे ज़मीन के अंदर है लावा, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो गर्म होती हैं। उस जब गर्म जगह पे जब पानी आता है तो पानी भाप बन जाता है। वो भाप कहाँ आती है? वो ज़मीन से ऊपर निकलती है, ठीक है। ये हमारे पास ज़मीन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी है थोड़ा सा, और यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग है, ठीक है। ये हमारे पास भाप निकली, तो हम क्या करते हैं कि इधर टरबाइन लगा देते हैं। जो भाप निकल रही है तो उससे टरबाइन चलाते हैं, और जब टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। जो ये जो स्पोर्ट्स हैं, जो गर्म स्पोर्ट्स हैं, इनको बोलते हैं हम तप्त स्थल, ठीक है, या फिर हॉट स्प्रिंग्स। ये हॉट स्प्रिंग्स क्या है? ये वो जगह है जहाँ से हमारा जो भाप निकलती है, ज़मीन के अंदर से कह सकते हैं भाप निकलती है। इसकी लिमिटेशन क्या क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये हर कहीं नहीं मिल सकता हमें, कि ऐसा नहीं भाई हर जगह मिल जाए। जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी है, वो हर कहीं मिलती है, ठीक है, मोस्टली जगह। कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ये हर कहीं नहीं मिल सकती। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जो हमारे हॉट स्प्रिंग्स हैं उनकी ये लाइफ है वो इतनी लंबी नहीं होती, कि ऐसा नहीं है भाई वो चलता ही रहेगा, ठीक है। एक टाइम के आने के बाद वो बंद हो जाता है। इसकी कॉस्ट इतनी नहीं है, बट क्या है ना कि ये लिमिटेड अमाउंट लिमिटेड जगह पे मिलती है। इसकी वजह से इसको निकालने की जो फ़ायदे हैं वो लाइक बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसका इतना यूज नहीं कर सकते। ये कहाँ पर मिलती है? न्यूजीलैंड और
यूएसए यानी कि अमेरिका में इसके बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पे इस तरीके की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। क्या होता है कि इसमें ना फ्यूज़न हमारे पास क्या करवाता है, फ्यूज़न करवाया जाता है। ठीक है, क्या करवाता है, फ्यूज़न करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है, एक भारी परमाणु यानी कि ऐसा कोई हम मटेरियल ले लेते हैं जिसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होता है ना, हैवी न्यूक्लियस पे ना लाइट वेट इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की ना बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है। ठीक है, क्या करवाते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इस पे छोटे 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 हल्के हल्के न्यूट्रॉन्स, ठीक है, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवाते हैं जिससे कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब बॉम्बार्डिंग होती है तो ये जो हैवी न्यूक्लियाई है ना, इसको स्मॉल हल्की हल्की न्यूक्लियाई में तोड़ दिया जाता है। जब इसको हल्की हल्की न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है ना, तो इनके बीच में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे पास इवॉल्व होती है। ठीक है, वो एनर्जी बाहर निकलती है, तो वही एनर्जी को हम यूज करते हैं और वही एनर्जी क्या कहलाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी। इसके लिए जो मटेरियल हम नॉर्मली यूज करते हैं वो यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम या थोरियम, इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होगा हमारे पास, रॉ मटेरियल होगा हमारे पास यूरेनियम या थोरियम, और प्लूटोनियम। ये जो हमारे स्टार्स एनर्जी देते हैं, ठीक है, आसमान में जो सूरज एनर्जी दे रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी ही है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, फ्यूजन और फ्यूजन में आपको अंतर जरूर पता होना चाहिए। तो सूरज में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे कि वहां पे भी सेम प्रोसेस होता है जो हमारे यहाँ पे, बट फर्क इतना है, वहाँ फ्यूजन होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने के लिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या है, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से जो हीट निकलती है उससे ना पानी को गर्म कराया जाता है, पानी से भाप बनाई जाती है और भाप से फिर टरबाइन चलाई जाती है, और जब टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो हमारा जो प्रोसेस है वो ना कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर हम अनकंट्रोल करेंगे तो जो परमाणु बम फटता है ना, वो अनकंट्रोल न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, अगर कंट्रोल न्यूक्लियर एनर्जी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, अगर हमने अनकंट्रोल कर दिया तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ना कंट्रोल कंट्रोल फिजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कंट्रोल फिजन। इसके जैसे कुछ फायदे हैं उसी तरीके इसके नुकसान भी हैं। एक तो इसका जो ये रॉ मटेरियल है ना वो होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है, रेडियो एक्टिव, और जो चीज़ रेडियो एक्टिव होती है वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो इसका जो वेस्ट निकलता है उसको डिकम्पोज करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे भी लाइक उसे कहीं पे भी तुम जलाओगे दबाओगे ना तो वो अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बाई चांस अगर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल हो गया तो उसके बाद जो मंजर होगा, जो तबाही होगी, उसकी कल्पना करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और तीसरी इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसके ना इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव है इस पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करना। एक्चुअली ना न्यूक्लियर एनर्जी की खोज इसलिए की गई थी कि तबाही मचाने के लिए, युद्ध के लिए। बट टाइम के साथ साथ हमारे साइंटिस्टों ने क्या करा, इस न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करके एक अच्छे काम में यूज करना शुरू कर दिया, अच्छे काम में यूज करना शुरू कर दिया। हमारी लाइफ, पूरी लाइफ न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे सन में न्यूक्लियर एनर्जी ही है। अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। आजकल की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसमें से बहुत हद तक न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी की जाती है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें से कुछ फ़ायदे बनते हैं, कुछ नुकसान देते हैं। तो किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ फ़ायदेमंद है, कुछ नुकसान दें, ठीक है। तो सबसे क्या बोलता है, आइडियल, ठीक है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला तो वो आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, महंगा नहीं होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो हम खरीद नहीं सकते। इको फ्रेंडली होना, ठीक है, क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो उसको यूज करने के बाद हमारे यहाँ कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो पॉल्यूशन, या फिर नो वेस्ट। ओके, इसका एग्जांपल है हमारे पास, बहुत अच्छा एग्जांपल, सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसको एक आइडियल ईंधन माना जाता है, ठीक है, स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।